बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कभी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रही जितनी अब हो रही हैं और पाकिस्तानियों की जानिब से ऐसा हो रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक है और चंद लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस इदारे के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है। वजह यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए या अपने फ़ायदों के लिए या अपने मनपसंद सियासतदानों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ वो कुछ कर दिया कि जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब एक नफ़रत के अंदर घिर चुकी और खैबर पख्तूनख्वा से तालिबान और फ़ौज को निकालने की तैयारियां हो रही हैं। इस सिलसिले में 3-4 चीज़ें हैं जिनमें से कुछ आपको आइडिया है और कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता कि फ़ौज को कैसे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों से और दीगर इलाकों से निकालने की कोशिश हो रही है। पहली खबर तो यह है कि खैबर के अवाम निकले बहुत बड़ी तादाद में। इसके मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। इन लोगों ने कुरान पाक अपने साथ लिया, अपने सर पे कुरान पाक उठाए और बहुत बड़ी तादाद में खैबर के अवाम निहत्ते। और जो तादाद बताई जा रही है 8 से 10 हज़ार लोग हैं। 8 से 10 हज़ार लोग अगर एक सिमत में चलें तो एक सैलाब ही अवाम का होता है जो जा रहा होता है। तो ये लोग पैदल चल पड़े और उन इलाकों की तरफ गए जहाँ पे तालिबान के ठिकाने हैं। खैबर के उन इलाकों में जहाँ पे तालिबान के ठिकाने हैं वहाँ पे ये लोग गए। कुरान पाक इन्होंने सरों पे उठाए हुए थे और वहाँ जाकर उन ठिकानों के सामने ये लोग बैठ गए और अपने नुमाइंदों के ज़रिए से इन्होंने तालिबान से मुतालबा किया कि आप हमारे इलाके छोड़ें और यहाँ से चले जाएं, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे रहें। तो उन्होंने 5 अगस्त तक का टाइम मांगा है। 5 अगस्त तक का टाइम, इसका मतलब है 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा है मकामी लोगों से कि 1 हफ्ते में हम यहाँ से चले जाएंगे। और मकामी लोगों ने ये भी बताया तालिबान को और उन्होंने ये अनाउंस किया कि जिस तरह अभी हम जाकर बैठे हैं तालिबान के ठिकानों के सामने और हमने उन्हें जाकर कहा कि हमारा इलाका छोड़कर चले जाओ, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे रहें। उसकी वजह से बदअमनी पैदा होती है और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसी बहाने यहाँ पे मौजूद रहती हैं। अब मकामी लोग ये कह रहे हैं कि इसी तरह जैसे ही तालिबान ये इलाका छोड़ेंगे हम ऐसे ही बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे और जाकर फ़ौज के जो ठिकाने हैं वहाँ पे बैठ जाएंगे और उन्हें कहेंगे जी कि आप भी ये इलाका छोड़ें और यहाँ से निकलकर वापस चले जाएं अपनी बैरकों में या बॉर्डर्स के ऊपर। ये शहरी इलाके सारे के सारे आप खाली कर दें। अच्छा, फ़ौज ने किस कानून के तहत इन इलाकों पे अपना कंट्रोल किया तो ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रा आप गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक लॉ है, इसे आप गूगल करके भी देख सकते हैं। इस कानून को कहते हैं एक्शंस इन एड फॉर सिविल पावर। ये 2011 में इसको रेगुलेट किया गया था। उस वक्त आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी और आसिफ अली जरदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो फाटा और पाटा हैं उनमें क़याम अमन के लिए एक मखसूस कानून पास किया था जिसे एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर कहते हैं। ये कानून नाफिज होने के बाद फौज को बहुत सारे इख्तियारात मिल गए थे इन इलाकों में, यानी लोगों को अगवा कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते थे, हिरासत में रख सकते थे और वहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे ये अपने आर्जी या मुस्तकिल ठिकाने बना सकते थे। तो फौज को बहुत सारे इख्तियारात इस कानून के तहत मिल गए थे। बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 2018 में और फाटा मर्ज हो गया, फाटा जब मर्ज हो गया खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया तो फिर शाह फरमान साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इमरान खान साहब इसके पीछे थे नोटिफिकेशन के, यानी इमरान खान साहब की मर्जी से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और इस नोटिफिकेशन के ज़रिए से जो गवर्नर का नोटिफिकेशन था उसके ज़रिए से फ़ौज को पूरे सूबे में यही इख्तियार दे दिया गया, एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी में गलतियां करती रही है। यह मामला अदालत के अंदर चैलेंज हो गया था। ह्यूमन राइट्स वालों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने जाके चैलेंज कर दिया कि ये बड़ी ज्यादती है, फौज को वो इख्तियारात दे दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सूबे में जो पहले कबायली इलाकों में उनके पास थे 2011 में, और अब पूरे सूबे में उनको वो इख्तियारात दे दिए गए हैं। तो ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये जुल्म है, मावरा अदालत चीजें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इससे दहशतगर्दी में और बेचैनी में इजाफा होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने ये दिया कि ये फौरी तौर पे एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर, इसके तहत फौज को जो भी इख्तियारात दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। मैं आपको सादा सादा समरी बता रहा हूं।
अदालत ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन एडवोकेट जनरल जो था खैबर पख्तूनख्वा का, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो वकील था, उसने जाके अदालत से स्टे ले लिया। अभी भी ये केस अदालत के अंदर जो स्टे हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वकील ने स्टे किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी अली अमीन गंडापुर अभी अपने एडवोकेट जनरल को जाकर ये कहें या बुलवाकर ये कहें कि आप अपना स्टे वापस उठा लें, तो फौरी तौर पे अदालती फैसला मौजूद है, जिस फैसले की मौजूदगी में फौज के ये इख्तियारात जो उन्हें इजाफी मिले हैं, चाहे वो कबायली इलाकों में है, चाहे वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है, वो इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं। यानी यहाँ पे फिर फौज जो है वो मुख्तलिफ लोगों के मकानों पे, इलाकों पे कब्जा नहीं कर सकती। वहाँ पे फौज जो है वो इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकती जैसे वो इस कानून की मौजूदगी में करती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनका लीगल कवर एक ख़त्म हो जाता है जो इस वक्त तक मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये ताकत दी थी फौज को कि पूरे सूबे के अंदर जैसे चाहे वो ऑपरेट करे। जरदारी साहब ने ये फाटा और पाटा की हद तक दिया था जब ऑपरेशन हो रहे थे 2011 में, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे सूबे के अंदर ये दे दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एडवोकेट जनरल ने इस मामले पे एक स्टे लिया हुआ है अदालती ऑर्डर के खिलाफ। अगर वो स्टे वापस उठा लें तो ये कानूनी जवाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज के पास खत्म हो जाएगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह अभी ऑपरेट कर रही है इसी तरह ऑपरेट करती रहे। इसी हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो मकामी लोग ये चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के फौज अपनी छावनियां खत्म करे जो इजाफी जो आबादियों के अंदर बन गई हैं, जो बॉर्डर्स के अलावा वो आ गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो मकामी लोग ये चाहते हैं कि वो मामला अब ख़त्म हो और चीज़ें नॉर्मलाइज हों। अब इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक बड़ा सख्त पैगाम आया है। सहाफ़ी हैं मोहम्मद फ़हीम, ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने जो हंगामी करारदाद है वो शेयर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा से। ये जो करारदाद है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पीटीआई करने क्या जा रही है। ये बड़ा सख्त कदम है जो अब उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस करारदाद के मुताबिक तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमी कमेटी ने अपने 28 जुलाई 2025 के हंगामी इजलास में पूरे खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा इजला में पुरअमन शहरियों पर जारी रियासती तशद्दुद बिलखसूस 27 जुलाई 2025 के सानहे तीरा की शदीद तरीन मजम्मत की है। कमेटी का मौक़िफ़ मुतफ़िक़ा तौर पर यह है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत तवील फौजी तैनाती ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां ताकत बेकाबू हो चुकी है और जवाबदेही अमलन गैर मुअस्सर है, जिससे बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं और मकामी अमन तहस नहस हो रहा है। कमेटी वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि 15 दिन के अंदर आर्टिकल 245 के तमाम नोटिफिकेशंस मनसूख करके जमशुदा इजला से फौजी दस्तों के इनखला का बाकायदा ऐलान करे। इस मकसद के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को हदायत की जाती है कि वो इसी मुतालबे पर मबनी करारदाद फौरन ऐवान में पेश करें और इसकी मंजूरी के लिए दीगर जमातों की हमायत को यकीनी बनाएं। समझ आ रही है आपको? पीटीआई ने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली ये मुतालबा कर दिया है कि जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ से फौजी दस्तों का इनखला बाकायदा ऐलान करके किया जाए और 15 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 245 के तमाम नोटिफिकेशन जिनके तहत फौज को बुलवाया जाता है वो मनसूख किए जाएं। सूबाई हुकूमत को उन्होंने कहा कि इस हवाले से करारदाद पेश की जाए जिसको मंजूर करवाया जाए ताकि एक सूबाई हुकूमत का या अवामी तौर पर इसके ऊपर एक ठप्पा भी लग जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि तंजीम खैबर पख्तूनख्वा को हदायत जारी करती है कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को अहकाम दिए जाएं कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक फौरी दरख्वास्त दायर करे ताकि 22 दिसंबर 2023 का हुक्म इम्तनाई वापस लिया जा सके। ये वो मामला है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो एडवोकेट जनरल चला गया था खैबर पख्तूनख्वा का 22 दिसंबर 2023 को एक हुक्म इम्तनाई ले लिया था। तो वो जो पेशावर हाई कोर्ट में गया था वो फैसला वगैरह जब उसका फैसला मुअत्तल किया गया था, लिहाजा वो दरखास्त वापस ले ली जाए जो आर्टिकल 245 के दायराकार को महदूद करता है। एडवोकेट जनरल पर लाजिम है कि हर 2 हफ्ते बाद पेशरफ्त की तहरीरी रिपोर्ट तंजीमी कमेटी को पेश करें।
कमेटी एक आज़ाद कमीशन के क़याम का भी तकाजा करती है जिसमें रिटायर आला अदालती जज और मुअज़्ज़िज़ सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान शामिल हों। यह कमीशन साने तीरा समेत तमाम हालिया वाक़यात की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करे, 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट शाया करे, जिम्मेदारान की निशानदेही करे और उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करे। साथ ही तंजीम मुतालबा करती है कि न सिर्फ तीरा बल्कि ड्रोन हमलों और हर उस कार्रवाई पर फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए जिसके नतीजे में शहरियों की हलाकतें या जख्मी होने के वाक़यात पेश आए हैं, ताकि क्रिमिनल तफ्तीशें मुकम्मल ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचे। बाकी दीगर मुतालबात भी हैं, लेकिन जो असल बात है वो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा का एडवोकेट जनरल वो अपनी दरख्वास्त जो एक स्टे लिया हुआ है वो उठाए और स्टे वापस ले, ताकि फ़ौज के पास जो इजाफी इख्तियारात हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो ख़त्म हो। ये बात जो है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दी, साथ एक करारदाद भी पेश की जाए। साथ ही जो मकामी लोग हैं वो तालिबान को भी जाने का कह रहे हैं, उन्हें जाकर पुरअमन तरीके से कहकर आए हैं और अब वो फ़ौज के पास भी जाएंगे और उन्हें भी कहेंगे कि इलाका खाली करें। तो क्या फ़ौज ये इलाका खाली कर देगी? देखिए, यहाँ पे मादनियात पे कब्जे की लड़ाई है। एक्चुअली आपने गौर किया है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई है कि तालिबान फ़ौज को मारते हैं, फ़ौज तालिबान को मारती है और बाद औक़ात ये दोनों मकामी लोगों को भी मार देते हैं। कोलेटरल डैमेज के अंदर बहुत सारे लोग मकामी शहीद हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं और बेशुमार चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी भी कोई उन ट्रकों को निशाना नहीं बनाता जो यहाँ से मादनियात लेकर जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आज मेरी एक मकामी सियासतदान से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि राजगाल का एक इलाका है जहां दुनिया की बेहतरीन मादनियात मौजूद हैं। यहीं पे कबायली इलाकों में राजगाल का इलाके में दुनिया की बेहतरीन मादनियात मौजूद है। वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वादा किया था, वहां पे जो फौजी कमांडेंट मौजूद थे उन्होंने कहा था कि 15 मई तक हम इस इलाके को खाली कर देंगे, लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। ये जो राजगाल का इलाका है, यहाँ के जंगल पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं और यहाँ से कॉपर लगातार निकाली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कॉपर माइन का एक ठेका है और ये बहुत बड़ी कॉपर माइन है। इसका नाम है मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे बहुत बड़े ज़खायर हैं कॉपर के और कई किलोमीटरों तक, मीलों तक फैले हुए हैं और यहाँ से जो कॉपर निकाली जा रही है मुबैना तौर पे बगैर टेंडर के FWO को वजीरिस्तान में कॉपर की लीज दी गई है और वहां से लगातार कॉपर निकाला जा रहा है। इस हवाले से बाद औक़ात सियासतदानों ने आवाज़ें उठाई, बाद औक़ात ये सवालात पूछे गए और बार बार पूछे गए कि बगैर किसी टेंडर के ये लीज कैसे दी जा सकती है। यहाँ पे अरबों रुपए का कॉपर मौजूद है और मैं एक सूबाई वजीर से बात कर रहा था, वो कह रहे थे जी हमें तो इसमें कुछ भी नहीं मिलता। यानी FWO यहाँ से माइनिंग करती है, यहाँ से कॉपर निकालती है, कुछ चाइनीज़ को भी शायद इन्वॉल्व किया है, लेकिन इस पूरे इलाके पे कंट्रोल है, एक तरह का कर्फ्यू लगा हुआ है, मकामी लोग यहाँ पे जा नहीं सकते और हमें यहाँ पे जाने नहीं दिया जाता। तो यहाँ से धड़ाधड़ मादनियात निकाली जा रही हैं, लेकिन मकामी लोगों को या अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अवाम बेचारे कैंपों में अपने रिश्तेदारों की तरफ या इधर उधर रहने पर मजबूर हैं, वो अपने इलाकों में वापस इसलिए नहीं आ पा रहे कि वहाँ पर जनाब माइनिंग हो रही है, दरख्तों की कटाई हो रही है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये मकामी लोगों की मलकियत थी, उनकी चीज़ें थी, तो 2-3 चीज़ें क्लियर होगी। और ये जो ठेका है, ये ठेका भी कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में दिया गया, और अगर चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से या फाटा के मर्ज होने से पहले दिया गया था, तो भी फाटा के मर्ज होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर बात करनी चाहिए थी और हर ठेका टेंडर के जरिए दिया जाना चाहिए। जब FWO को बगैर टेंडर के अगर कोई ठेका मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एक फौज के ज़ेली इदारे को एक ठेका दे रहे हैं बगैर टेंडर किए हुए, बगैर आप कंपटीशन में लाए हुए दे रहे हैं, तो उनका मुकाबला तो कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती। कोई प्राइवेट बेचारा इन्वेस्टर या सरमायादार या कोई बिजनेसमैन उनका क्या मुकाबला करेगा? वो एक इदारा है, उनके पास बहुत ताकत है और वो जैसे चाहें कर ले। जैसा कि इमरान खान साहब के दौर में भी ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं और इस दौर के अंदर भी ये चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी समझ आ गई है और इमरान खान साहब को भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मफाद को कैसे इस्तेमाल करती रही है कि ये पाकिस्तान का मफाद है, ये कहकर के अपना फायदा निकालते रहे हमेशा और पाकिस्तान के फायदे को पसे पुष्ट डाला जाता रहा। अब नाज़रीन, जो वादिया तीरा का इंसिडेंट हुआ है ना, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो पहला जरगा हुआ जिसमें फौजी अफसरान भी बैठे हुए थे और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, ये सरकारी मालकान थे। ये जो मलकान होते हैं ना, मलक कहते हैं उन्हें,
जो सरकारी तौर पे नॉमिनेट किए जाते हैं कि ये यहाँ पे छोटे मोटे सरदार हैं इन इलाकों के, तो ये सरकारी मालिकान थे जिनके अच्छे ताल्लुकात सरकार के साथ रहते हैं। और दूसरा शमसुद्दीन साहब थे जो एमपीए के उम्मीदवार थे फजलुर रहमान साहब के पीके 71 से, ये भी उसके अंदर शामिल थे, वहां पे मौजूद थे जरगे में। और ये बार बार सब लोग बता रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने, क्योंकि जब ये वादिया तीरा वाला इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले मिन्नतें की गई फजलुर रहमान साहब की पार्टी की, और उन्हें कहा गया जी हमें इसमें रेस्क्यू करें। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जब उनका दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने जनाब फिर फौरी तौर पे एक जरगा बुलाया और जी पैसे ले आओ, इन लोगों को इतने इतने पैसे देंगे, ये करेंगे। लेकिन लोग बिगड़ गए हैं, लोग अब बात मानने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो है वो उससे बहुत ज्यादा पैसे भी ऑफर किए, लेकिन पैसों से कुछ होता नहीं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा था कि हर ऐसे इंसिडेंट की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एक तरफ जो वजीर आजम है वो ये कहता है कि जनाब ये शरपसंदों ने गोलियां चला के बंदे मारे, तो आज शरपसंदों के ठिकाने पे बहुत बड़ी तादाद में, या जो तालिबान है उनके ठिकाने पे बहुत बड़ी तादाद में अवाम गई है। आज तो किसी को गोलियां नहीं लगी, कल यही अवाम जब गई थी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने तो वहां गोलियां लग गई थी। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि अवाम क्या सोच रही है और इदारे क्या सोच रहे हैं और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। चंद लोगों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए पाकिस्तान के सबसे कीमती और ताकतवर इदारे को पाकिस्तान की आवाम के सामने लाकर खड़ा कर देना, यह कोई दानिशमंदी या अकलमंदी नहीं है। एक दो लोगों की खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान नहीं दे सकता। ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को और तमाम लोगों को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तमाम दानिश्वरों को इसके ऊपर बात करते रहना चाहिए। गंडापुर साहब को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, कल के वाकये की भी, ड्रोन अटैक्स की भी। अभी तक किसी भी ड्रोन हमले की एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो कि होना चाहिए था। गंडापुर की जो आखिरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो मीडिया टॉक थी, उसको देखकर मुझे महसूस हुआ कि गंडापुर को भी शायद जो एक उम्मीद लगी हुई थी एस्टेब्लिशमेंट से कि ये एस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालेगी, हमें मजीद दीवार के साथ नहीं लगाएगी, इमरान खान भी बाहर आ जाएगा, मुल्क के लिए शायद कोई रास्ता निकाला जाए और सब आगे बढ़ पाए। तो ऐसा लगा कि शायद गंडापुर भी मायूस हो गया। हो सकता है मैं अभी जो बात कर रहा हूं ये गलत हो, या मुझे धोखा हो रहा हो, या मुझे समझ ना आ रही हो, लेकिन जो बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है कि गंडापुर भी सिस्टम से मायूस हो गया कि यहां सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा या दबाव बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप दबाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इसमें एफआईआर नहीं है, ना किसी ड्रोन अटैक के ऊपर एफआईआर हुई। यानी ये कहा गया कि ये ड्रोन हमला तो तालिबान ने किया, उनके खिलाफ ही दे दें भाई, ड्रोन हमले की एफआईआर तो दें, क्योंकि एफआईआर होगी तो इन्वेस्टिगेशन भी होगी और ये कोई चाहता नहीं है। अब वादिया तीरा का इंसिडेंट हुआ, गोली चली, लोग शहीद हो गए, इसके ऊपर भी एफआईआर नहीं हुई अभी तक। मैंने एक वजीर साहब से पूछा, उनसे मैंने कहा जी मुझे बताएं, सूबाई वजीर हैं, उन्हें मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कि क्या कोई एफआईआर अभी तक हुई है, तो उन्होंने मुझे साफ जवाब दिया कि जनाब अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। और निज़ाम इंसाफ की सूरत हाल नाज़रीन पाकिस्तान में कुछ ऐसे है कि बरियत की दरख्वास्त दी हुई है इमरान खान साहब की जानिब से, 7 महीने हो गए हैं। ये सहाफ़ी एहतशाम कियानी साहब की खबर है। वो ये कहते हैं कि 7 महीने तक एक भी बाकायदा समाअत ना होने का एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम हो चुका है पाकिस्तान में, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की 22 जनवरी को दायर होने वाली दरखास्त पर आज तक बाकायदा समाअत ही नहीं हो सकी। अंदाजा कीजिए नादरीन, ये पाकिस्तान में इस वक्त कानून है, इंसाफ है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर शख्सियत हैं इमरान खान साहब उनके खिलाफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। इन दोनों की लड़ाई के अंदर अवाम भी पिस रही है, इदारा भी पिस रहा है। मैं सिंपल अगर आपको करूं तो मामला यह है कि लड़ाई हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेकना नहीं चाहते, और आसिम मुनीर साहब को ऐसा लगता है खतरा है कि इमरान खान साहब आ गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लिहाजा ये दोनों इस लड़ाई के अंदर अवाम पिस रही है और इदारा भी पिस रहा है। हालांकि ये लड़ाई बनती नहीं है, एक कौमी सतह का लीडर है, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, और एक सरकारी मुलाजिम है, लड़ाई तो बनती नहीं है। लेकिन फिलहाल एक जिदबाजी के ऊपर मुल्क चल रहा है, और इस नफरत के साथ तो एक दुकान नहीं चलती जिस नफरत के साथ इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को चलाना चाहती है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।